गुड इवनिंग। ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है और एक ही में हमने दोनों का कलेक्शन कर दिया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो दोनों लोग इसको अच्छे से आप लोग देख लेंगे। और एक चीज़ और ये है कि सब 2022 के क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट के, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन या तो थियोरेटिकल है या इसके पहले जो चैप्टर में हम बता चुके हैं, मतलब जो 2 साल का पेपर सॉल्व कराए हैं उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन है उसी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसको हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्वेश्चन हमने लिख दिया है, कुछ थ्योरेटिकल टाइप के हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद थ्योरी के माध्यम से लिख लीजिएगा। लेकिन फिर भी जितना हो सका है उतना हमने लिख दिया है, तो आप उसको ज़रूर एक बार देख लें। और उम्मीद करते हैं, पूरी उम्मीद है कि 100% क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से इसी टाइप्स के आएंगे। तो अगर ये टाइप आपका तैयार हो गया तो समझ लीजिए एक चैप्टर आपका तैयार हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये 2022 के क्वेश्चन है। एक्सरे किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर कोष्ठिका कोर के साथ FCC एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया गया। तांबे का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो मतलब क्वेश्चन तो हम इंग्लिश में पूरा ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको मतलब हिंदी में पढ़ते हैं तो उसी से पता चल गया कि एवलेंथ दिया हुआ है, क्या बोलते हैं उसका, एज लेंथ कॉपर का, और कॉपर का जो मतलब यूनिट सेल है उसका एज लेंथ दिया हुआ है और उसकी डेंसिटी दी गई है, तो आप उसके बेस पे उसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। तो हम इसको दोनों मीडियम में सॉल्व करते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम का ही देखते हैं। तो इट इज़ गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ है, Z=4। क्यों Z=, इसलिए कि जो हमारा लैटिस है वो किस टाइप का है, FCC लैटिस। ठीक है, तो FCC में Z की वैल्यू कितनी होती है, 4। एवलेंथ दिया 3.608 10⁻⁸ सेंटीमीटर। डी डेंसिटी 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एम कैलकुलेट करना है। NO एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 एंड 10⁻23। आपको फार्मूला पता है डेंसिटी का, D=Z/m/A³ अब क्या है, कहाँ क्या है, कौन क्या है, तो इसको भी आप चाहो तो एक बार लिख लोगे तो आपके भी माइंड में रहेगा कि किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो D फॉर डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, Z नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एलिमेंट्स, A F लेंथ। तो फ्रॉम 1 जो हम ये रिएक्शन लिखे हैं तो वैल्यू पुट करते हैं। अब M= क्या हो जाएगा, M ये मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, तो क्या हो जाएगा D×A³ Na/Z। सबकी वैल्यू पुट कर दो। 8.92 3.608 10⁻⁸ का क्यूब प्लस 6.023 10⁻23/4। तो सब सॉल्व करोगे ना, इतना ये टोटल। तो अगर 10 इसका मतलब 8 3 24 -24 हो जाएगा। ये 23 इसको अलग कर दें, बाकी सब सॉल्व करने के बाद आता है 630.8372। और ये देखो 23 है, 24 है, तो 10⁻⁻1 नीचे जाएगा, तो 10 और डिवाइड करोगे तो 63.08। तो एक तो याद भी कर लीजिएगा कि कॉपर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो एटॉमिक वेट होता है 63.5 होता है। यही पूछा है, एटॉमिक वेट पूछा है। एटम का एटॉमिक वेट होता है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट होता है, इतना होता है। तो इसी के आसपास आपका आंसर आएगा। तो एक्यूरेट आंसर यही आ रहा है 63। आंसर आपका हो जाएगा 63। क्लियर। तो हिंदी में अगर सॉल्व करना है तब दिया है, एक बार और देख लेते हैं। एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई A= इतना। एकक कोष्ठिका FCC में परमाणु संख्या Z बराबर कितना होता है, 4। तांबे का घनत्व D = 8.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तांबे का परमाणु भार कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कि ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ध्यान से देखिएगा। D=Z×M A³ Na। वैल्यू पुट करो। M= ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो M= ये क्या हो जाएगा, D×A³ Na, A³ Na × D/Z। सबकी वैल्यू पुट करके या लास्ट में कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका फिर वही आएगा 63.08। क्लियर। अगला क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन। NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक सोडियम आयन के चारों ओर और Cl- आयनों की संख्या है। चारों ओर, और नहीं है, चारों ओर क्लोराइड आयनों की संख्या। अब याद कर लें, सोडियम क्लोराइड में जो होता है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन के चारों ओर
या क्लोराइड आयन के चारों ओर 6 आयन्स होते हैं, मतलब सोडियम के चारों ओर 6 सोडियम आयन और सोडियम के चारों ओर 6 क्लोराइड आयन। तो आंसर पर क्या हो जाएगा 6। तो थोड़ा अगर मान लो स्ट्रक्चर ऑफ NaCl या पूछा जाता है रॉक साल्ट की संरचना, रॉक साल्ट NaCl क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट, हिंदी में रॉक साल्ट की संरचना। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं कि अगर मान लो पूछ दिया जाए NaCl की संरचना, मतलब एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, तो उसके बेस पे आप लिख दीजिएगा। 3 पॉइंट होते हैं। आयनिक बॉन्ड होल्ड सोडियम एंड क्लोराइड आयन टुगेदर इन ए यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। दूसरा, सोडियम क्लोराइड है जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो FCC होता है। और तीसरा पॉइंट ये याद कर लेंगे, Na plus ions occupy the corners and face center of the cube. The Cl minus ion present at the body and a center. ये एक पॉइंट होता है, इसको याद रखेंगे। और each Na plus ion is surrounded by 6 Cl minus ion और each Cl minus ion is surrounded by 6 Na plus ion। इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, 6 होगा आंसर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सराउंड करते हैं जितने एटम्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच Na प्लस आयन एज वेल एज Cl माइनस आयन इज 6। किसमें, NaCl में, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या की गणना कीजिए। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप पढ़े हो, पहले हिंदी मीडियम में देखते हैं। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में घन के 8 कोनों पर 8 अवयवी कोण होते हैं, जिनका प्रति एकक कोष्ठिका में योगदान 8 कार्नर पे होंगे। एक कार्नर 1/10 पार्टिसिपेट करता है, तो 1/8 × 8 1 हो जाएंगे। घन के 6 फलकों पर 6 परमाणु स्थित होते हैं, जिनका प्रति एकक कोष्ठिका योगदान 6 × 1/2 3 हो जाएगा। कुल मिला कितना हो गया 4। जितने ये कार्नर, ये ब्लैक वाले जितने ये क्या बोलते हैं ब्लू वाले दिख रहे हैं, ये सब कार्नर वाले हैं, इनका पार्टिसिपेट कितना होता है 1/8। और जितने ये रेड कलर के हैं, ये सब इनका ये कितना पार्टिसिपेट करते हैं, योगदान करते हैं 1/2। क्लियर, कंट्रीब्यूशन इनका कितना होता है 1/2, इनका कितना है 1/8। तो दोनों को निकाल कर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो गया खत्म। ऐसे ही क्वेश्चन इजी आते हैं। फेस सेंटर में आपको कैलकुलेट करना है, तो आप अगर इंग्लिश मीडियम में है तो ऐसे लिख लीजिएगा, FCC यूनिट सेल कंटेन्स एटम ऑफ एट ऑल द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ ऑल द फेसेज ऑफ द क्यूब। ये बन गया। ये सब ये जितने ब्लू वाले दिख रहे हैं सब कॉर्नर वाले हैं, जितने रेड वाले हैं सब फेस वाले हैं। तो 6 फेस होता है किसी भी क्यूब में। FCC लैटिस हैज 8 एटम्स ऑन द कॉर्नर्स एंड 6 एटम्स ऑन द फेस। ये आपको लीजिएगा, मतलब क्लियर। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम ऑन द फेस इक्वल टू 1/2, कंट्रीब्यूशन बाई एटम्स ऑन द फेस सेंटर टोटल कितने होते हैं 6, तो 6 × 1/2 कितना हो गया 3। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम ऑन द कॉर्नर 1/8 होता है। कंट्रीब्यूशन बाई एटम्स ऑन द कॉर्नर 1/8 × 8 1 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द पर यूनिट सेल 3 + 1 = 4 हो गया, खत्म। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पेशल टाइप का। इस टाइप का शायद आपको क्वेश्चन ना पढ़े हों, लेकिन फिर भी देख लें, इम्पॉर्टेंट है। पूछा था 2022 में ही, मतलब इसी साल, तो उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। एक आयनिक ठोस के फलक घनीय इकाई सेल के कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 पिकोमीटर है तो ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में अगर कहेगा क्वेश्चन तो ऐसा है, एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एन ionic solid is 508 pm. If the radius of cation is 110 pm, मतलब 110 pm, then the calculate the radius of the anions. आंसर सॉल्व करें, पहले इंग्लिश मीडियम वालों का ही सॉल्व कराते हैं। द रिलेशन बिटवीन एफ लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन इन FCC यूनिट सेल। एक फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लेंगे FCC के। एज लेंथ इक्वल टू होता है 2r + r-। इट इज़ गिवन दैट एज लेंथ ए की वैल्यू कितना 508 दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कैटायन दिया हुआ है 110 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ एनायन कैलकुलेट करना, वैल्यू पुट करो। ए की जगह पर 508, ए की जगह पर 508 और ये 2 110 r-, पूरा कैलकुलेट करोगे तो टोटल कितना आएगा 144 पिकोमीटर। तो हिंदी में आ जाए, तो हिंदी मीडियम वाले यहाँ देख लें ध्यान से। फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में कोर की लंबाई a, धनायन की त्रिज्या r+ और ऋणायन की त्रिज्या r- में निम्नलिखित संबंध होता है। a = 2r+ + r-, ठीक। a = 508 r + 110 दिया और r- इतना फार्मूला। इसको हम उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में।
तो 2r प्लस प्लस r माइनस ए, वैल्यू पुट करो 2 110 प्लस r माइनस 500 110 r माइनस, ये 2 इधर जाएगा तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 254, और 110 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो गया 154 पिकोमीटर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस पूछा था, धात्विक ठोस और आयनिक ठोस में अंतर स्पष्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आयनिक सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। तो उल्टा लिख दिया हम, मेटेलिक सॉलिड एंड आयनिक सॉलिड होना चाहिए, मतलब ये थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा। तो देखो बोले हिंदी मीडियम वाले, इनमें अवयवी कण धनायन तथा उनके इलेक्ट्रॉनों के समूह होते हैं। अवयवी कण धनायन होते हैं और ये धनायन, धनायन किसके, धातु धनायन, किसके धनायन, धातु के धनायन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनों के एक तरह से कहोगे समूह में या समुद्र में घिरे रहते हैं। आयनिक ठोसों में आयन्स होते हैं, कैटायन और एनायंस। इनमें अवयवी कण एक दूसरे से धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें जो मेटल्स होते हैं एक दूसरे से मेटालिक बंध, धात्विक बंध से जुड़े होते हैं। इसमें स्थिर वैद्युत बल के द्वारा आकर्षण बल होता है, उसके द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें आ जाइए, ठोस कठोर परंतु आघातवर्त तथा तन्य होते हैं। ये कठोर होते हैं परंतु क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। ये ठोस अवस्था अथवा गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। ये गलित या जलीय विनिमय में चालक परंतु ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। एग्जाम्पल FeCu Ag Mg NaCl ZnS CF2 MgO। एक बार पढ़ लेंगे, 4 अंतर तो सबका पता ही होना चाहिए, हर सॉलिड का 4 डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर के बना के पूछ रहे हैं आजकल, तो पूछ सकते हैं, इसलिए तैयार रखिएगा। इंग्लिश मीडियम में आ जाए तो सेम वही चीज़ है। इन दीज सॉलिड्स constituent particles are positively charged metal ions surrounded by sea of electrons। ठीक, इसी तरह इसमें इन दी सॉलिड्स constituent particles are cations and anions arranged in 3-dimensional space। इसमें क्या होता है, सेकंड, metallic bonds are present between constituent particles of these solids। इसमें coulombic force that is electrostatic forces are present between constituent particles of these solids, मतलब ions, cations and anions। These are good conductor in liquid and solid state। कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का। These are insulator in solid state but conductor in molten or aqueous, मतलब कि solution फॉर्म में। These are hard but ductile and malleable। These are hard and brittle। क्लियर। ये डिफरेंस 4 आप 1-2 बार लिख के पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाइकोमेट्रिक दोष का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शनल है, धातु आधिक्य दोष, फ्रैंकल दोष, अशुद्धता दोष, धातु न्यूनता दोष। तो यही दोष होगा फ्रैंकल दोष। एग्जाम्पल ऑफ स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट एक स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। आगे क्वेश्चन देख लो, बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द पॉइंट डिफेक्ट। तो 2 नंबर में पूछा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, आप पॉइंट डिफेक्ट की डिफिनीशन लिख करके अब कितने टाइप्स के होते हैं सारे टाइप्स के नाम लिख देंगे तो काम चल जाएगा। जैसे पॉइंट डिफेक्ट हेडिंग कर लीजिएगा। पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज आर डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन एटम इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। पॉइंट डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स ये भी 2 टाइप के होते हैं। नॉन आयनिक सॉलिड में इनका नाम होता है, एक का नाम वैकेंसी डिफेक्ट, एक का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेकिन जब आयनिक सॉलिड में जाते हैं तो यही देखो, वैकेंसी किस में बदल जाता है, शॉटकी डिफेक्ट में, और इंटरस्टिशियल किस में बदल, फ्रैंकल डिफेक्ट में। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करिए, इसलिए कि बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, हम सिर्फ नाम लिख रहे हैं, एक्सप्लेन आप कर सकते हो। वैसे 2 नंबर में पूछेगा, जितना हम लिखे हैं उतना ही काफ़ी है। सेकंड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये स्पेशल होता है, इसका टाइप्स नहीं होता है। थर्ड है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो बस इतना लिख लें, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो बिंदु दोष की परिभाषा लिख लो। क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु आयनों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन के कारण उत्पन्न त्रुटि को क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है। बाकी इसी तरह से अगर इतने टाइप्स के होते हैं तो प्रकार यहीं से आप इंग्लिश मीडियम वालों से भी देख के आप कर लेंगे। 3 प्रकार के होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, मिट्री डिफेक्ट माने दोष। ठीक है। और ये 2 बार के, वैकेंसी डिफेक्ट और एक अंतराकाशी हो जाएगा। ये वैकेंसी का मतलब रिक्ति दोष, इसको बोलते हैं अंतराकाशी दोष। इसी तरह शॉटकी डिफेक्ट, ये दोनों में सेम ही होता है।
अगर ये मतलब कि अनायनिक नॉन आयनिक सॉलिड होगा, मतलब ऐसे सॉलिड होंगे जिस आयनिक नहीं होते हैं, तो उसमें नाम होता है रिक्ति दोष, और इसको रिक्तिका दोष, और इसको क्या बोलते हो, अंतराकाशी दोष। इसी तरह अगर ये सॉलिड आयनिक हो जाता है तो नाम बदल जाता है, रिक्तिका दोष का नाम क्या हो जाएगा, शाटकी दोष, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का नाम मतलब दोष का नाम क्या हो जाएगा, फ्रेंकल दोष। इम्प्योरिटी दोष डिफेक्ट, इम्प्योरिटी माने अशुद्धता दोष। ये नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट, खाली यहाँ पे नॉन लगा दोगे तो ये हो जाएगा। ये दो प्रकार के होते हैं, मेटल एक्सेस, मेटल माने धातु, एक्सेस माने अधिकता, क्या हो जाएगा ये धातु अधिकता दोष, और दूसरा क्या हो जाएगा डिफिशियंटी माने कमी, तो धातु न्यूनता दोष। दो टाइप के हो गए दोष, खत्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक तत्व की काय केंद्रित घन ज्यामिति है जिसका परमाणु द्रव्यमान 50, यदि कोर की लंबाई 290 पिकोमीटर, तो इकाई सेल के घनत्व की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं, सब कुछ दिया हुआ है, आंसर इसका याद कर लें, इतना होता है, आया है 6.807 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर इतना आगे सॉल्व करिएगा, अगर इतना आ जाएगा तो समझ लीजिए क्वेश्चन सही है, सॉल्व कर लीजिएगा आप खुद से। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय दोषों का अंतराण्विक बलों के आधार पर वर्गीकरण कीजिए, हर वर्ग का एक एक उदाहरण दीजिए। 2 नंबर में ये क्वेश्चन था। तो क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता है 4 टाइप्स के होते हैं, तो चारों का प्रकार का नाम लिख के चारों का एक एक उदाहरण दे देना। क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा लिख दीजिएगा और उसका टाइप्स लिख दीजिएगा, कितने प्रकार के होते हैं, चारों का सिर्फ नाम लिख के एक एक उदाहरण देना है, सबको डिफाइन नहीं करना है, ठीक है। फिर अगला क्या है, एक घनीय संरचना वाला यौगिक ए तथा बी से बना है, इसमें ए परमाणु घन के कोनों पर तथा बी परमाणु फलक के केंद्र पर है, यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो अगर हिंदी मीडियम की बात करें, ए परमाणु कहाँ है, घन के कॉर्नर पे, कॉर्नर में 1/8, तो ए की संख्या कितनी हो जाएगी, अतः ए परमाणु की संख्या कोने पर है तो कोने पर 1/8, 8 कॉर्नर होते हैं तो कुल मिला के एक ए हो जाएगा। अब बी परमाणु फलक के केंद्र पर है तो बी परमाणु की संख्या 1/2, 6 फलक होता है तो 6 × 2 3 हो जाएगा, तो कुल मिला के A1 अब B3, ए कितना है 1 है, बी कितना है 3 है, तो ओवरऑल फार्मूला क्या हो जाएगा AB3। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको मतलब चेंज करके लिख सकते हैं कि ए कहाँ है, तो ए कॉर्नर पे है तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 1/8 × 8 कुल मिला के कितना हो जाएगा 1, तो 1A हो जाएगा। इसी तरह फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, टोटल 6 फेस होते हैं, ये 3, तो ये क्या हो जाएगा B, फार्मूला लिख लीजिएगा AB3, हो गया आंसर खत्म। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा एग्जाम्पल हर टाइप के मतलब कि क्या बोलते हैं सॉलिड का याद रखिएगा। एग्जाम्पल ऑफ हेक्सागोनल क्यूबिक लैटिस, अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, आंसर होता है CDS। एक देखो इंपॉर्टेंट, नॉन स्टैक्योमेट्रिक दोषों को चित्रों की सहायता से समझाइए। नॉन स्टैक्योमेट्रिक यहाँ पे आ गया, इसलिए बोले हैं उधर बताए थे जब पॉइंट डिफेक्ट, उसमें आया था नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, तो उसको आप फिगर सहित एक्सप्लेन कर लीजिएगा। इसमें 2 दोष आते हैं, एक कौन है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। धातु अधिकता दोष, धातु न्यूनता दोष, फिगर के थ्रू इसको लिख के अच्छे से मतलब फिगर बना के 1-2 बार जरूर लिख लीजिएगा। सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं, जितने टाइप के सॉलिड स्टेट के सारे क्वेश्चन आपके सामने आ गए, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। थैंक यू।